आज से 11-12 साल पहले की बात है कि जब डॉक्टर फारूक सत्तार दुबई गए। जब डॉक्टर फारूक सत्तार दुबई गए तो वहां परवेज मुशर्रफ भी थे और परवेज मुशर्रफ के साथ एक और भाई भी था। जरा सुनिए। He's a natural actor. He's acted very well. I was highly impressed. The emotion that he showed were most impressive. I'm impressed. पहले वो तीसरे भाई का जिक्र करेंगे, वहां के रुक जाते हैं। यानी कि पहला भाई कौन, उन्हें छोड़ दिया, दूसरे भाई का इंतकाल हो गया और अब तीसरा भाई कौन। यह है आज का एक बड़ा अहम खबर और इसमें छुपे हैं बड़े अहम राज और बड़ी अहम मालूमात आपको देने वाला हूं, तो जरा थाम के रखिएगा और चीजों को गौर से सुनिएगा। आइए, एक बड़ी अहम खबर सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं और वो बड़ी अहम खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की बाज़गश्त मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चलना शुरू हो गई है। यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ कि जब ज़राए की तरफ से यह खबर चलाई गई और आप ये खबर की कटिंग्स देख सकते हैं जो जंग अखबार में लगी। यह खबर ज़राए से चली कि अली अमीन गंडापुर के मुताल्लिक इमरान खान ने यह वाज़े तौर पर कहा है कि अगर यह खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला ऑपरेशन जो कि फौज कर रही है अगर नहीं रोक सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। मैंने इस लफ्ज़ पर फोकस किया कि फौज कह रही है और जाहिर सी बात है इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हर फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब अगर ये फौजी ऑपरेशन का बात हो रही है अब और अली अमीन गंडापुर इसे नहीं रोक पाते तो इस्तीफा दे दें। लेकिन ये कहानी मैं आगे और बता रहा हूं, मगर उससे पहले एक हकीकत जहन में रखिए कि जब ये बाजोड़ के वाकयात रोनुमा हुए और वहां पर एक मार्टर गोले के नतीजे में वहां एक बच्ची की शहादत का वाकया रोनुमा हुआ तो उसके बाद वहां पर मौजूद तालिबान और वहां पर मौजूद पाकिस्तान की फौजी क़यादत के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी और तकरीर में इस बात का ऐलान किया था कि जनाब ये अच्छे और बुरे तालिबान का खेल खत्म होना चाहिए। और बाद में इंडिया की हुकूमत ने बाकायदा अली अमीन गंडापुर के इस पैगाम को, इस बयान को बाकायदा FATF के हवाले किया कि देखिए एक वजीर आला खुद ये कह रहा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से अच्छे तालिबान बनाए जाते हैं। खैर ये नुक्ता यहां तक था। अगले दिन अली अमीन गंडापुर के फिर वही पांव कपाने लगे। असल में उनका मसला यह है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। एक तरफ वो इमरान खान की ख्वाहिश पर पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत में बयान देते हैं और अगले दिन फिर जब दूसरी तरफ खाई की तरफ नजर जाती है तो फिर दूसरा बयान आता है। फिर अगले दिन उनका बयान आया कि नहीं इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है। तो बयान की तब्दीली हुई और ये बयान की तब्दीली आपको मालूम है कि यहां यू टर्न लेना तो आसान सी बात है और खान साहब खुद कहा करते थे कि यू टर्न लेना तो बड़ी अहम बात होती है। खैर मेरा मौजूद इस वक्त ये नहीं है। मौजूद यह कि उसके बाद ये बयान शुरू हुआ कि अगर वो फौजी ऑपरेशन नहीं रोक सकते तो फौरी तौर पर मुस्तफी दे दे। उसके बाद उमर अयूब साहब को दरमियान में कूदना पड़ा और आपको यह अखबार की सुर्खी वाज़ेह तौर पर कह रही होगी। उन्होंने कहा कि नहीं जी अली अमीन गंडापुर मुस्तफी नहीं हो रहे और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान की तरफ से बयान चला कि दी हुई सीट खान की है, खान जब चाहेंगे तब ले लेंगे। अब हमारे पास क्या खबर है? अब हमारे पास क्या खबर है? अब मसला यह है कि इतलात हमारे पास ये आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को खान आपकी नज़र में क्या निकालना चाह रहे हैं? नहीं जी, खान उन्हें रखना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये बाज़गश्त सामने आ रही है और पाकिस्तान में जो अशराफिया की मीटिंग्स हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद में बैठे सहाफ़ी इस बात को कोट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर ने कुएं का रास्ता साथ रखा हुआ है और अब खाई की तरफ उनका सफर जारी है। तो अब क्या अली अमीन गंडापुर वाकई में मुस्तफी हो जाएंगे या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा या फिर वहां सूरत हाल क्या होगी, जब आपको जल्द ये सारा मंजर सामने आने वाला है। लेकिन सारे इस मंजर से पहले आज मुझे मेरी एक जादूगरनी ने बड़ी अजीब बात बताई। मैं आज से पहले ये बातें नहीं कर रहा था लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि मामला क्या हो रहा है। बड़ी अहम खबर दे रहा हूं। आज मेरी एक जादूगरनी ने मुझे इस्लामाबाद से एक चीज़ की कंफर्म रिपोर्ट भेजी है और उसने मुझे ये कहा है कि अनीस भाई एक बड़ी खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि यहां पर बाकायदा 27वीं तरमीम की तैयारी शुरू हो चुकी है और 14 अगस्त के करीब करीब आपको बिलावल भुट्टो जरदारी इस सारे प्रोसेस में सरगर्म नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी मुझे खबर दी है, ये बहुत बड़ी खबर और बाकायदा सोर्स ने कोट किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मौजूदा हुकूमत और ने राब्ते किए और इस हवाले से कुछ खबरें बाज़गश्त आपको अगले चंद दिनों के अंदर सुनाई देगी। आपको मालूम है बहुत सारी खबरें हमारी जादूगरनी वो देती है जो दुनिया बाद में कहती है। आपको याद है मैंने आपको ये जो बिल्डिंग गिरी थी लियारी के अंदर और मैंने आपको SBCA के बहुत सारे अफसरान के नाम बताए थे और मैंने कहा इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ महाज खुलना चाहिए, इन सब के खिलाफ बात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर यह हुआ कि आज SBCA को एक नोटिस मिल चुका। ये देखिए, ये दिखा रहा हूं आपको, जिसमें कहा गया है कि 1984 से लेकर अब तक के उन तमाम अफसरान की फहरिस्त फराम की जाए। जी मैं आपको तहलका अंगेज डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं और इसके अंदर वाज़ेह तौर के अंदर लिखा हुआ है कि उन तमाम लोगों के नाम दिए जाएं जिन जिन की उधर पोस्टिंग्स रही, जिन जिन्होंने काम करवाया, सबके नाम दिए जाए। और ये सारे नाम मैंने आपसे कहा था कि DSP साहब आपको नाम चाहिए, मुझसे ले लीजिए, तो अब उन्होंने बाकायदा ये नाम मांग लिए। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके सामने वाज़ेह रख रहा हूं। लेकिन खैर इस खबर से भी कुछ और भी खबरें हैं और भी बहुत सारे काम है दुनिया में। आगे आगे चलिए। एक खातून है
जिसे आमतौर पर किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब के इब्तदाई दिनों से बड़े ही करीब समझा जाता था, और वो नाम है किश्वर ज़हरा साहिबा का। किश्वर ज़हरा साहिबा के मुतालिक कहा जाता है कि 1986-87 में बनने वाली MQM यानी कि जो उस वक्त बनी और जो उसका उरूज का वक्त था, उस वक्त से किश्वर ज़हरा साहिबा बड़े ही करीब तस्वुर की जाती रही है MQM की लीडरशिप के। और इस हवाले से किश्वर ज़हरा साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब गिरफ्तारी का मामला आया था और जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैंने कायल किया था कि वो गिरफ्तारी दे दे, और जब मैंने उन्हें कायल किया था कि वो गिरफ्तारी दे दे, तो फिर मैं ही उन्हें गाड़ी में लेकर गई थी और मैंने ही बाकायदा उन्हें पुलिस के हवाले किया था। और उन्होंने पूरी तफसीलात बताई, लेकिन इस तफसीलात में बताते बताते उन्होंने एक जुमला अदा किया। उन्होंने ये कहा कि आमिर खान अब हमारे साथ नहीं रहे। लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने किया कि आमिर खान अब हमारे साथ नहीं रहे। तो क्या आमिर खान अब वाकई में MQM का हिस्सा नहीं रहे और MQM में नहीं रहे? और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि जनाब ये जो सारे मामलात हुए हैं, इसमें जो 22 अगस्त को वाक़यात रोनुमा हुए थे, उसमें ख़वातीन शामिल नहीं थी और ये ख़वातीन कहीं बाहर से आई थी और ये पूरा प्रोग्राम प्लांटेड था और उसमें MQM का हिस्सा नहीं था और MQM ने उस सारे मामलात में कोई किरदार अदा नहीं किया था। और वो ये कह रही हैं कि ये एक साजिश थी और साजिश के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन साहब और MQM को फंसाने की ये कोशिश थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है किश्वर ज़हरा साहिबा। सुनना चाहें तो सुन लीजिए। औरतें कि वो यार वाई पे या किस पे हमला कर रही हैं। अच्छा मैं वहां से, लेकिन जब पता चला तो मैं खुद टीवी खोल के बैठ गई बिल्कुल वहां पर। जो हमले कर रही थी एक भी औरत MQM की नहीं थी। इट वाज प्लान्ड। एक भी औरत, मैं हर खातून को जानती हूं MQM की। अल्ताफ़ हुसैन भी जेल में थे और बहुत लड़के हमारे जेल में थे जिस वक्त इलेक्शन ऐलान हुआ है। अच्छा अल्ताफ़ हुसैन भाई से फिर मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, खतो किताबत से भी बात होती थी। वैसे भी उनकी जेल में गिरफ्तारी मैंने ही पेश की थी। अच्छा हाँ, क्योंकि बहुत छापे पड़ रहे थे और जब देखा कि बहुत लड़के गिरफ्तार हो गए हैं तो फिर ये तय किया गया कि उनकी गिरफ्तारी पेश कर दी जाए। तो वो जहाँ रूपोश थे वहाँ से फिर वो मेरी वालदा के यहाँ, मेरी वालदा से उनकी फिर बहुत उनसियत हो गई थी क्योंकि उनकी मदर की डेथ कुछ साल पहले हुई थी ना, तो एक मिसिंग जो जगह थी उनकी, तो वो मेरी अम्मी के साथ उनकी वो की रिलेशनशिप हो गई थी। तो फिर वो वहाँ बुलाए गए और वहाँ से मैं, मेरी वालदा, मेरा एक भाई, हम अपनी गाड़ी में, लेकिन ये कि हमारी इंतजामिया से ये चीज़ें तय हो गई थी कि किसी किस्म की तजलील और वो नहीं होगी, बाइज़्ज़त तरीके से हम इनको लेके आएंगे। तो नाज़िमाबाद का जो हमारा थाना और उसका कमिश्नर का जो ऑफिस है, कहा था कि आप वहाँ फिर लेकर आएँ। तो मैं थी, फिर दो गाड़ियाँ, एक उसके पीछे थी, एक गाड़ी मैं चला रही थी, उसमें ये थे, मेरा भाई था, मेरी वालदा थी, और पीछे की गाड़ी में आमिर खान जो अब इस वक्त नहीं है हमारे साथ, उनके भाई आजम खान होते थे। वो बहुत करीबी कारकुन थे और उनके अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब थे वो। तो एक गाड़ी उनकी थी पीछे और एक गालिबन एक कोई और भी था। तो फिर वो कर्फ्यू लगा हुआ था, डर भी था कि पता नहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। तो मेरी वालदा इसीलिए बैठी और मैंने गाड़ी इसीलिए चलाई कि थोड़ा सा औरत को देख के ना उठते हैं। और फिर हम लेके सीधा कमिश्नर साहब के पास पहुंचे। उस वक्त शाहिद सिद्दीकी साहब और इकबाल साहब थे और एक और बहुत, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी। तो अगर हम लेके पहुंचे वहाँ पर उन्हें और बहुत इज्जत के साथ उतारा गया सुबह के 5 बजे के करीब। तो दोनों वाकयात आपने सुन लिए जो तफसीलात वो फराहम कर रही है। अब ये एक नई इन्वेस्टिगेशन, नई तहकीकात खुलनी चाहिए कि इन सारे हमलों में और इन सारे वाकयात में कौन लोग थे और क्या हुआ था। ये किश्वर ज़हरा साहिबा फरमा रही हैं। अगली खबर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर और बहुत सारी खबरें। एक पहले फुटेज देखते हैं और उसके बाद ज़रा सा गौर करते हैं। आपने फुटेज ज़रा गौर से देखिए। ये जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह, सिंध के सरबराह सुमरो साहब हैं, ये आ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि यार अनीस भाई क्या बात कर रहे हो, इस फुटेज में ऐसी क्या बात है तो आप दिखा रहे हैं। ज़रा इस फुटेज को दोबारा गौर से देखें। इस फुटेज में जो रवानगी का रास्ता है वहाँ से बरामदगी हो रही है, यानी कि जो रास्ता जाने का है वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है, ये क्या बात हो गई भाई, रवानगी का रास्ता है, अगर जा रहे लोग दरवाज़ा खुला हुआ आ जाए। नहीं जी, मसला यह है कि हमारे यहाँ पर यही जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह या दीगर सियासी जमातें ये कहती है जनाब प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, हम प्रोटोकॉल के शदीद खिलाफ हैं। और जब ज़ाहिर जमातें अपोजिशन में होती हैं तो उसके खिलाफ होती है, लेकिन जब ये हुकूमतों का हिस्सा होती है तो फिर ये कहती है कि नहीं ठीक है। लेकिन राशिद सुंदर साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि तमाम बड़े सियासी लीडरों को एक खास प्रोटोकॉल तो चाहिए होता है ना, और उसी प्रोटोकॉल के तहत इन्हें कहा गया कि जनाब आप वहाँ रश में अवाम में कहाँ गुजरेंगे सरकार, आप आराम से उस जगह से आइए कि जो दरवाज़ा खाली हो, आपको हम आराम से आने देते हैं। तो ये भी तो एक प्रोटोकॉल ही है ना कि जनाब अवाम में नहीं, आपको अवाम के साथ नहीं, आपको खवास के साथ हम एक अलग से रास्ते में निकालेंगे। तो अलग से रास्ते से इनको निकाला गया और खैर यही मामला होता है। मगर इसी रास्तों से निकालने में एक मसला बड़ा फंसा हुआ है। और आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ 4 तारीख है, 15 तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम है। अब उस चहलुम के हवाले से एक नया कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है और बड़ी शिद्दत के साथ कंट्रोवर्सी इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान से जो लोग भी अरबैन के लिए, यानी कि वो वॉक के जो कि 40वें के दिन यानी इमाम हुसैन के चहलुम के दिन होती है, और उस चहलुम के दिन वॉक में शिरकत करने के लिए कहा जाता है कि चहलुम इमाम हुसैन के वहाँ पर, इमाम हुसैन के रोज़ा कुद्दस पर जो सबसे ज़्यादा, अगर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है उसमें से एक इज्तिमा उस दिन होता है और उसमें करीबन कोई 1 करोड़ के करीब लोग आते हैं, ये दावा किया जाता है। और ज़ाहिर उतनी बड़ी तादाद होती है। पाकिस्तान से भी जाने वालों की तादाद लाखों में होती है। पाकिस्तान से ये रास्ता बज़रिए बलूचिस्तान से होता हुआ ये रास्ता ईरान, और ईरान से फिर इराक, और फिर इराक से फिर जहाँ जाना हो वो सफ़र होता है। ईरान तक जा जाता है, ईरान से फिर इराक की तरफ जा जाता है। और इसलिए
आमतौर पे लोग हवाई जहाज़ के सफ़र के बजाय इस सफ़र को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता करार दिया जाता है। आमतौर पे अगर कराची से या कहीं से भी लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है ईरान के अंदर दाखिल होने तक इनका किराया जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपये पड़ता है और फिर ईरान से इराक तक का किराया 6 हज़ार रुपये के करीब पड़ता है या 10 हज़ार रुपये के करीब पड़ता है, तो 16-17 हज़ार में चले जाते हैं। लेकिन अगर हवाई जहाज़ के जरिए जाते हैं तो ये खर्चा लाखों में आता है। अब मामला हुआ यह है कि ये मामला संगीन हो गया है। जिस तरीके से हज के लिए ट्रेवल ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पर वो बाकायदा सारा इंतजाम करते हैं, इसी तरीके से अरबैन के लिए भी बाकायदा ट्रेवल ऑपरेटर्स का एक बहुत बड़ा काम होता है इस हवाले से, और ज़ाहिर से सस्ता तस्वुर करते हैं और उसमें लोग जाना भी पसंद करते हैं कि अगर लाख सवा लाख में ही सारा काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि ज़ाहिर सारा सफ़र वहाँ पर हो जाता है। अब मामला ये हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सड़क के जरिए ईरान की हदूद में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है और अब इस वजह से कल एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MWM के जो सिंध चैप्टर के सरबराह हैं वो अहमद इकबाल रिजवी साहब, ट्रेवल ऑपरेटर्स और दीगर लोगों ने शिरकत की और उन्होंने हुकूमती कदम को बाकायदा चैलेंज कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बजरिए सड़क ही जाएंगे और बाकायदा हम कल से अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे। इस वक्त जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मसला बना हुआ है कि शिया ज़ायरीन को वहाँ से जाना है और उसके बाद जितने ज़ायरीन को वहाँ पर जाना है उन सबको रोकने की बात की जा रही है और जबकि वहाँ की जमातें कह रही है कि हम सफ़र बांधेंगे। अब हमारे पास इस हवाले से इतलात है कि कराची शहर से ये तादाद जाने वालों की तादाद हज़ारों में होती है, हज़ारों में होती है। मतलब ये 1-2 हज़ार नहीं होते बल्कि इनकी तादाद 10,000, 15,000, बल्कि बाज़ औक़ात 20,000, 30,000, 40,000 तक ये तादाद पहुंच जाती है और कभी कभार ये तादाद तकरीबन 70-80 हज़ार तक पहुंच जाती है। और मसला ये है कि जो लाहौर और पंजाब और सिंध के दीगर अजला से भी लोग जाते हैं वो भी कराची का ही रूट इस्तेमाल करते हैं और कराची से यहाँ से कोयचा और कोयचा से फिर ताफ्तान और ताफ्तान से फिर ईरान और ईरान से फिर इराक का सफ़र करते हैं। अब मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ, ये खबर को आप मामूली खबर मत समझिएगा, ये खबर शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सतही खबर हो, लेकिन ये खबर आइंदा दिनों के लिए अमन अमान की सूरत हाल से लेकर दीगर मामलात में बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि वहाँ पर पहली से 14 अगस्त तक खुद बलूचिस्तान के अंदर मास्क पहनने तक पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है और उसके बाद अब अगर ये सफ़र होता है तो इस सफ़र को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये भी एक बड़ी अहमियत की और बड़ी अहम चलकर ये आइंदा दिनों के अंदर बड़ी खबर बनेगी अगर ये मामलात को अगर यहाँ पर नहीं रोका गया तो। पता है जादूगरनी भी शरारत से बात तो आती नहीं है ना। एक बड़ा काम हुआ है, ये फुटेजेस देखिए, ये कराची के नौजवान हैं, ये कराची में वो फुटबॉल टीम के जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, बड़ा अहम काम इन्होंने किया और नॉर्वे के अंदर एक टूर्नामेंट के अंदर जो फ्यूचर टूर्नामेंट होता है, फ्यूचर टीम कहलाता है, फ्यूचर लीग जो कहलाती है, उसके अंदर बाकायदा इन्होंने वो चैंपियनशिप जीत ली है, फ्यूचर चैंपियनशिप होती है वो जीत लिए। ये लियारी के नौजवान हैं कि जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, नॉर्वे के अंदर ये हुई है और ये बड़ी फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान के अंदर इन खबरों को आमतौर पर टीवी चैनल्स के अंदर जगह नहीं मिलती और ख़ासतौर पर क्योंकि कराची शहर की बात होती है, फिर लियारी की बात होती है तो ज़ाहिर लोग वैसे ही क्रॉस मार देते हैं, खबर को चलाना ही पसंद नहीं करते। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, ये लड़के वहाँ जश्न मना रहे हैं, इनका बड़ा काम है और ज़ाहिर है पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे यहाँ आंखें खुलने की देर होती है तो ये इवेंट यहाँ पर हुआ नहीं। आखिरी खबर रह गई, अजरक नंबर प्लेट की कहानी चल रही थी, चल रही है, अब उसमें आ गई है एक पंजाबी नंबर प्लेट। अब आप बोलेंगे यार भाई यहाँ कहाँ से पंजाबी, वो तो आफाक अहमद साहब ने पाकिस्तान का झंडा लगाया, वो पाकिस्तानी नंबर प्लेट हो गई, एक अजरक वाली नंबर प्लेट हो गई, ये पंजाबी नंबर प्लेट का क्या चक्कर है। हमारे एक दोस्त रहते हैं पंजाब में और सहाफ़ी हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी है, लाहौर के अंदर होते हैं। आज उन्होंने मुझे खबर दी कि जनाब एक बड़ा मार्का हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ तो नंबर प्लेट की लड़ाई हो रही है और आपके यहाँ नंबर प्लेट इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो मैंने कहा बिल्कुल बना हुआ है। अब उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको एक पंजाबी नंबर प्लेट की कहानी सुना रहा हूँ और पंजाबी नंबर प्लेट ये है कि कराची शहर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नंबर प्लेट होती है वो गाड़ियों की या बाइक्स की होती है, यानी बाइक की नंबर प्लेट होती है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों सिंध हुकूमत ने कुछ नंबर प्लेट्स की वो करवाई थी, बिड्स लगवाई थी कि हाँ भाई बताइए कितने की लेंगे, तो एक साहब ने ले ली थी 10 करोड़ रुपए की और बाद में अल्लाह ताला उनको आला मकाम दे, उनका इंतकाल हो गया। जिसने 10 करोड़ की नंबर प्लेट ली थी उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, वो जो नंबर प्लेट्स है ना वो फिर किसी गाड़ी की नहीं होती है, यानी कि वो मैं अपनी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में भी लगा सकता हूँ, तीसरी गाड़ी में भी लगा सकता हूँ, क्योंकि वो नंबर प्लेट मेरी मलकियत है, वो गाड़ी की नहीं है। यानी गाड़ी की एक नंबर प्लेट और एक पर्सनल नंबर प्लेट में फ़र्क होता है। पर्सनल नंबर प्लेट होगी यानी कि शख्स की होगी। अच्छा, अब हुआ यह है कि पंजाब हुकूमत ने इस नंबर प्लेट के झगड़े को किसी और तरफ ले गई है और वो कह रही है अजरक वजरक को छोड़िए जनाब, हम अब नया फार्मूला ये निकाल रहे हैं कि अब हम जो नंबर प्लेट पूरे पंजाब में जारी कर रहे हैं वो पंजाबी नंबर प्लेट होगी। अब आप कहेंगे पंजाबी नंबर प्लेट यानी कि वो बाइक की नंबर प्लेट नहीं होगी, वो हर पंजाब में रहने वाले उस पंजाबी की नंबर प्लेट होगी जिसका शनाख्ती कार्ड होगा। यानी कि नंबर प्लेट अब आपको शनाख्ती कार्ड नंबर पे मिलेगी कि यानी कि शनाख्ती कार्ड मेरा है, मुझे एक नंबर प्लेट मिल गई, अब वो मैं गाड़ी के लिए मैं 2 नंबर प्लेट ले सकता हूँ, एक गाड़ी के लिए और एक बाइक के लिए। तो मैं बाइक एक्स लूँ या वाई लूँ या जेड लूँ, मैंने पहली वाली बाइक पे लगाई, मैंने वो बाइक बेच दी, तो मैं उसको नंबर प्लेट नहीं बेचूंगा बल्कि वो नंबर प्लेट मेरी अगली वाली बाइक के अंदर लग जाएगी। यानी कि वो नंबर प्लेट अब पंजाब के रहने वालों के लिए होगी, यानी कि वो पंजाबी नंबर प्लेट होगी, वो वहाँ के बाइक्स की या गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं होगी। एक